वो मजबूती दिख रही है, वहां पर आतंक मजबूत हो रहा है। वो फिर से संजय कुलकर्णी सर को भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूं इसमें। सर, वो मौलाना डीजल जो है, मौलाना फजलुर रहमान, वो कह रहे हैं कि भाई यहां हालत ये है कि भाई चौकियों में फौजी भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बात को संसद में, वो कह रहे हैं कि चौकियों में पुलिस वाले नहीं मिलेंगे और जो होगा वो अंदर से कुंडी लगा के बैठा होगा। ये हाल वहां पर हो रखा है। और आप जो है वो कह रहे हैं कि ये हो रहा है, फला हो रहा है। आप सच को स्वीकारते ही नहीं है। झूठ बोलते हुए कुछ भी कह सकता है इंसान। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सांसद कह रहे हैं भाई साहब। वो ये कहा है उन्होंने, कुंडी लगा के अंदर बैठ जाते हैं। वो ये कहा है, आप पूरा सुन लीजिए उसको। कोई वजह होगी ना, कोई वजह होगी। वो उसका रिजल्ट ये है कि 3 दिन से मुसलसल दहशतगर्दों की गर्दनें तोड़ी जा रही हैं। उनको ऐसे सबक सिखाया जा रहा है कि दोबारा कोई जुर्रत ना करे पाकिस्तान में, मेरे इदारों के खिलाफ, मेरी एजेंसीज के खिलाफ, मेरे बलूचिस्तान के, मेरे केपी के। संजय सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है बलूचिस्तान और खैबर को लेकर? जो बात मौलाना फजलुर रहमान ने कही है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या सिचुएशन है वहां? बिल्कुल, जो कह रहे हैं फजल भाई, जिनको हम लोग मौलाना डीजल भी कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वो 1948 में इनके साथ विलय हुआ और 1960 के आसपास ग्वादार जो है इनको विलय हुआ। और जब इनका ये हुआ, आज भी बलूचिस्तान जो प्रोविंस है, लार्जेस्ट प्रोविंस, 44% ऑफ पाकिस्तान है बलूचिस्तान, और सिर्फ 4% आबादी है, जिसमें तकरीबन 40% लोग बलूची बोलते हैं और तकरीबन 35% लोग पश्तून बोलते हैं। ये इलाका जो है लगातार 1948 से लेकर के आज तक सिर्फ अपने आप को पाकिस्तान से अलग करने की लगा। बुख्ती को किसने मारा? मुशर्रफ ने मारा। और उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। बलूचिस्तान बलूची जो है लगातार इतने ही नहीं, इतने वो परेशान है पंजाबियों से, खासकर पंजाबियों से। और यही कारण है जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि बंगाली भाषा को लेकर के बना था। और पंजाबी जो है लगातार जिस प्रकार से अपना थोप रहे हैं अपने आप को बलूचिस्तान पे, ये नौबत आ गई है। और बलूचिस्तान में 8 डिवीजन है, जिसमें 36 डिस्ट्रिक्ट है। उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे नेशनल एंथम पाकिस्तान का नहीं गाया जा सकता, ना ही पाकिस्तान का झंडा लहराया जा सकता है। इतनी नौबत आ गई है वहां पे बलूचिस्तान में कि अगर वो खुद कह रहे हैं कि अगर वो यूएन में गए तो यूएन उनको घोषित कर देगा एक बलूचिस्तान मुल्क। ये हालत है बलूचिस्तान की, और यही हालत है खैबर पख्तूनख्वा की भी। बहुत बुरा हाल है आज पाकिस्तान में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी क्यों हो रही है? इतने बुरे हाल, खाने पीने के बुरे हाल, लोग जा ही नहीं सकते। उनका कहना बिल्कुल ठीक। पुलिस चौकी तो छोड़िए, वहां पे फौज की चौकियां नहीं है, और इसलिए वहां पे लोग जो है लगातार अपने हथियार अपना ही जो वो खुद क्या कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत चल रही है। सरकार की हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं और ना ही बलूचिस्तान में। यही कारण है कि जिस प्रकार से लगातार, और चीनियों को लेकर के तो अब और भी ज्यादा उनमें एक तरह से आक्रोश पैदा हुआ है। वो क्यों हुआ है कि चीनी उधर घुस गए हैं, और चीनी घुस करके ग्वादार में उन्होंने बना लिया, ना वहां पे मछली पकड़ने दे रहे हैं, जो भी मिनरल्स उधर है सारे के सारे खाद्य पदार्थ सारे के सारे चीन उठा करके ले जा रहे। बलूचों को कुछ मिल ही नहीं रहा, और पाकिस्तानियों ने पूरा का पूरा सबसे बड़ा प्रोविंस आउटसोर्स कर दिया। किसको? तो चीन को। ये लेकर के कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। उन्होंने बड़े बड़े उनको सपने दिखाए। सपने तो क्या दिखाए, आज खाने के लाले पड़ गए। लाखों लोगों का पता ही नहीं है वहां पे कि कहां चले गए, गुम। तो यही कारण है, ये फजलुल साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नौबत वही आएगी जो 71 में हुआ पाकिस्तान के साथ, वही नौबत अब बहुत जल्दी आने वाली है। पाकिस्तान में बलूचियों का बुरा हाल, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों का बुरा हाल, और वही हाल उधर भी है, इसमें कोई शक नहीं। पश्तून पूरे के पूरे, आधे तो पश्तून पाकिस्तान में, आधे अफगानिस्तान में, दुरान लाइन लेकर के दोनों को परेशानी, और कहीं ना कहीं रोज लड़ाई झगड़ा। यह हालत है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो हमला हुआ था, जिसको उन्होंने फांसी की सजा दी, खुद ही फजलुर कह रहे हैं कि 1 साल पहले उनके हाथ पे उन्हीं के काबू में था, वो जेल में था, और उसको उन्होंने सजा दे दी। तो क्या किया उन्होंने? तो ये जो आज हालत है
बलूचिस्तान में वो हालत बहुत ही खराब है। बिल्कुल, और जो बात बयान की है वो पूरी तरह से सच बयान की है मौलाना फजलुर रहमान ने। मैं 2 सर्वे के अगले सवाल लेता हूं, फिर मैं निपुण जी के पास चलूंगा। अगला सवाल था कि पाकिस्तानी सेना के सरकार में दखल के खिलाफ क्या कभी विपक्ष और जनता एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि इस बात का भी जिक्र किया कि बंद कमरों में फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद फिर मोहर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये बात भी कही आज मौलाना फजलुर रहमान ने। तो इस सवाल के जवाब में 36% लोगों ने कहा कि एकजुट हो जाएंगे, 44% लोगों ने कहा कि कभी एकजुट नहीं हो सकते सेना के खिलाफ वहां पर लोग, 17% लोगों ने कहा कि सेना आंदोलन को कुचल देगी और 3% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। इस सर्वे का आखिरी सवाल था कि बलूचिस्तान और खैबर में क्या संघर्ष विराम संभव है। 49% लोगों ने कहा संभव है, 45% लोगों ने कहा नहीं और 6% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं निपुण आलम बयान जी के पास चल रहा हूं। निपुण जी, सेना का भी जिक्र किया आज मौलाना फजलुर रहमान ने जब वो असेंबली में ये बात कह रहे थे कि बंद कमरों में फैसला ले लिया जाता है और फिर जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन्हें तो बस हामी भरनी ही होती है, उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो ये परिस्थिति से कभी निकल पाएगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के निर्माण से लेके और आज तक हम देखें तो पाकिस्तान में जद्दोजहद रही है कि पाकिस्तान को चलाएगा कौन, डेमोक्रेटिक पार्टीज चलाएंगी या सेना चलाएंगी। शुरुआत से ही सेना ने क्या किया है कि अच्छा खासा कंट्रोल, चाहे वो आर्मी पे कंट्रोल करना हो पाकिस्तान की सेना ने, चाहे पॉलिटिक्स पे कंट्रोल करना हो या वहां की इकोनॉमी पे कंट्रोल करना हो, इवन जो एटॉमिक वेपन्स है उन पर भी कंट्रोल किसका है, सेना का है। 3-3 बार वहां पर कूप होता है और कूप होने के बावजूद जब भी वहां कोई सरकार बनती है तो बगैर आर्मी के सपोर्ट के नहीं बनती। इसीलिए कई बार पाकिस्तान के बारे में कहा भी जाता है कि पाकिस्तान को चलाने वाले 3 लोग, ट्रिपल ए यानी कि अमेरिका, अल्लाह और आर्मी, ये कहा जाता है पाकिस्तान के बारे में। और रही बात दूसरी की, जैसे कहा कि पाकिस्तान को लेकर जिसमें टुकड़े की बात चल रही है, लेकिन रोहित जी अगर आप इसको एक बड़े कैनवास पे पूरे मैटर को देखें, जिस प्रकार से इजराइल जो है ईरान के अगेंस्ट और अमेरिका ईरान के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहा है, ऐसे में आवश्यकता क्या है कि अमेरिका को भी एक ऐसी जगह चाहिए जहां से वो क्या कर सके, तमाम तरह के एक्शन ले सके, या तो वो अफगानिस्तान या फिर आपका बलूचिस्तान। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में अब से नहीं, 1948 से जब से कलात के खान को जबरदस्ती कर यानी कि फोर्स लगाकर उनको क्या किया, मिलाया गया था, उसके बाद कई बार इस प्रकार का वहां पर क्या मूवमेंट चले हैं, आंदोलन चले हैं, उसको दबाया गया। लेकिन जो 2012 से आंदोलन चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, वो लगातार अभी भी जारी है। और आज जो आंदोलन है वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान से अलग होना है, ये इसलिए भी है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उन्हें अपनी पहचान, उन्हें अपने रोजगार, तमाम तरह के जो आपकी पहचान है उसको लेकर उनको संकट है। तो ये अस्मिता की लड़ाई है बलूचियों की। और जब अस्मिता की बात आती है रोहित जी, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी मैटर, कोई भी चीज आपको रोक पाएगी। तो बलूची आज लड़ रहे हैं अपनी अस्मिता के लिए। रीजन जिस प्रकार से वहां पर पंजाबी सिंधु को बसाया जा रहा है, इससे बलूची आपको माइनॉरिटी में हो रहे हैं। दूसरा, चीनी बस्तियां और बन रही हैं। गवादर पोर्ट को डेवलप करने से क्या हो रहा है कि उनका जो फिश कीपिंग एरिया था वो दूर हो जा रहा है। आप सीपैक बना दे रहे हैं जिसके माध्यम से बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का दोहन किया जाएगा और दोहन करके पंजाब और सिंध के लिए डेवलप किया जाएगा। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो बलूची इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि जो ईरान से सटा हुआ जो पूरा बॉर्डर है, बेल्ट है, उस बेल्ट में ये गवादर पोर्ट समेत कहीं ना कहीं अलग होने की जो रहमान साहब बोल रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं उसको बढ़ता हुआ कदम लग रहा है। और अंतिम एक बात कहूंगा, ठीक, खैबर पख्तूनख्वा में भी स्थिति ऐसी है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को तो कभी भी माना ही नहीं है कि खैबर पख्तून हमारा है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने। और अफगानिस्तान उसको मानने को तैयार नहीं। जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ पिछले दिनों संबंध खराब हुए हैं, वो भी बहुत बेहतर इशारा पाकिस्तान के लिए नहीं करते हैं। इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है, जैसे अभी भाई साहब बैठे हुए थे पीएमएल से जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा दहशतगर्द। मुझे समझ में नहीं आती, हमारे यहाँ तो जो आतंकवादी आते हैं वो आप भेजते हो, आपके यहाँ पे दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं? आपके यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं आपके ही बनाए हुए। आपने बनाए फ्रंटलाइन मोनिस्टर, आपने खुद मुजाहिदीनों को ट्रेन किया, आज वही आपको खत्म कर रहे हैं। आज वही आपको खत्म कर रहे हैं। तो उसमें तो आपका क्या धरा है? जो आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदे थे, वो गड्ढा आपको खुद खत्म कर रहा है। मैं तो कहूंगा एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते आईना दिखाइए अपनी सरकार को, अपनी आर्मी को आईना दिखाइए और डेमोक्रेटिक आवाज को सुनिए। बलूचिस्तान के 5-6 जिले अलग करके अपनी स्वतंत्रता को, पंजाब और सिंध को बचाइए, नहीं तो पंजाब और सिंध में भी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं इशार साहब, मुझे लग रहा है। मैं ही कह रहा था कि अभी इन्होंने बड़ा अच्छा लतीफा सुनाया कि हम दहशतगर्द भेजते हैं। ये कुलभूषण कौन है? आपके मामू जान जो है, हमने पकड़े हुए हैं।
ये कौन थे, ये हमने भेजा था या आपने भेजा था? पहले बस एक छोटा सा सवाल है, बड़ा मासूम। फिर मैं पूछूंगा ओसामा बिन लादेन कौन था जो पाकिस्तान में मिला था? देखिए सुन लीजिए, नहीं रोहित भाई, मैं इसका जवाब दे देता हूँ भाई साहब। हाँ, में कुछ नहीं किया जो था। ये कुलभूषण जाधव की बात कर रहे हैं, आपने पकड़ा हुआ है, फांसी क्यों नहीं दी अब तक? फांसी इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि ये गलत तरीके से पकड़ा हुआ है। हम मामला यूएनओ लेकर गए, यूएन ने फांसी रुकवा दी है, झूठ पकड़ा हुआ है। ये बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। देखिए आप अच्छा ना, बदमाशी तो हम करते रहे, हम तो हंसते हैं आपकी बातों पर ना। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अभी कश्मीर पे भी आप लोग जोकर हंसता ही है भाई। अब कश्मीर देखिए मकबूजा कश्मीर में आप कश्मीरियों के आबाओ अजदाद को मार उनके बच्चों को शहीद करते हैं, तो वो लोग जब आपसे बदला लेते हैं आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। ये देख लें आप, रोज कुछ दिन पहले घुसपैठ कराने की कोशिश में बॉर्डर पर इतने आतंकी ठोके जा रहे हैं, इतने आतंकी मारे जा रहे हैं। आप लोग फिर कसाब को कहते नहीं जी ये तो हमारे यहाँ का नहीं था, फिर मानते नहीं है, फिर उसके बाद मानते नहीं है। तारों के नीचे से किसको भेजते हैं? वहां तारों के नीचे से कौन आता है बॉर्डर पर? जो रोज मारे जा रहे हैं वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहां से यहां घुसने की फिराक में मौसम का फायदा उठा के और न किस चीज का फायदा उठा के, वो कौन है, कहां से आते हैं, पीओके में क्या चल रहा है, ट्रेनिंग कैंप सारी दुनिया को नहीं पता है क्या? जब आतंक और पाकिस्तान का नाम जब भी लिया जाता है, आतंक का नाम, तो पाकिस्तान का नाम ही क्यों सामने आता है? मुस्लिम कंट्रीज तो और बहुत सारी हैं, सबसे ज्यादा नाम पाकिस्तान का क्यों आता है फिर? सुन लीजिए सिवाय हिंदुस्तान के ये वाला राग जो है ना दहशतगर्दी वाला, पूरी दुनिया में कभी किसी मुल्क ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात की हो तो मुझे बताइए। हाँ, हिंदुस्तान तो इतना भगवान नहीं करता जितना पाकिस्तान करता है, और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। अभी ट्रंप ने क्या कहा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप ने क्या कहा था? अभी 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? अभी कुछ दिन बाद हमारे वजीर आजम जब जाएंगे ना व्हाइट हाउस, फिर भी सुनिएगा वो क्या कहेंगे। देखिए उन्होंने वजीर आजम जब गए थे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में, उनको कहां कैसे जगह मिली थी वो देखा था सारी दुनिया ने। सुन लीजिए ना, एक अजीम मुल्क है अमेरिका, अजीम लोग हैं वो, उन्होंने अपना असला बेचना था आपके मोदी जी को, उनको प्यार से पुचकारा और उनपे हंसते रहे हैं। मोदी जी उनका हाथ ऐसे ऐसे करते रहे। चलिए हम खरीदने की क्षमता तो रखते हैं, हम किसी के एड पे तो निर्भर नहीं करते, हम खरीदने की क्षमता रखते हैं। हमने तो हम इस भरोसे नहीं रहते कि भाई कतर से मिल जाए, सऊदी से कुछ मिल जाए, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, उस भरोसे में नहीं रहते हम। जिसने आप दहशतगर्दी के मूड में हैं, आपने असला खरीदा, बारूद खरीदा। हमने हमारे तुर्क से प्रेसिडेंट आए तैयब अर्दवान, हमने उनसे फूल लिए। दहशतगर्दी क्या है ये बलूचिस्तान और खैबर में चल रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। सुनिए आप दहशतगर्दी पूरी दुनिया ने देखी कि आपने असला बारूद खरीदा अरबों डॉलर का वहां से। आपने अपने लोगों के लिए बात नहीं की जिनको अमेरिका से निकाला गया। एक ही दिन में पूरे अमेरिका में हिंदुस्तानी लोग बेचारे वापस डिपोर्ट हुए, उसी दिन आपके अमेरिका से प्रधानमंत्री हिंदुस्तान वापस आए। तो इनको तो चाहिए था कि उनको अरे भाई हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो गलत तरीके से गया हमने एक्सेप्ट किया उसको, जो गलत तरीके से गया उसको एक्सेप्ट किया, इसमें क्या बुराई है? गलत तरीके से नहीं तो क्या तो उसकी पैरवी करें गलत तरीके की, जैसे आप कर रहे हैं, आतंक की पैरवी वो करें। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो नहीं पा रहा ढंग से वहां पर, आज फिर लाशें बिछ गई कुर्रम इलाके में। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वहां बेचारे खिलाड़ी डरे हुए हैं, पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। 29 साल बाद आपको एक बड़ा आयोजन मिला है भाई, वो ढंग से करा लीजिए। आप सुनिए, दहशतगर्दी से स्टार्ट किया हिंदुस्तान ने इस चैंपियन ट्रॉफी को, कि आपने एक सर्वे में कराऊंगा, एक बड़ा सर्वे कराऊंगा, उसमें दहशतगर्द इज इक्वल टू पाकिस्तान लिखूंगा, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है। सबसे बड़ी दहशतगर्दी बोलिए निपुण जी, आप भी बोल लीजिए, फिर मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, फिर एक रिएक्शन संजय सर से। अभी ओमान के अंदर एक समिट हुई जिसमें इंडियन ओशन के साथ 60 देशों को बुलाया गया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। तो पता नहीं क्यों, पूछिएगा भाई साहब से क्यों नहीं बुलाया। इरशाद जी पानी पीना पड़ गया इरशाद साहब को। रोहित सर, क्योंकि मैं संजय सर, सवाल साफ है। दहशतगर्दी पूरा जो पाकिस्तान जो है सिर्फ uses terrorism as an instrument of state policy। यही ट्रंप ने उनको पहले टर्म में भी यही कहा कि आप उनको मूर्ख बनाते रहे, दहशतगर्दियों को अपने पास रखा और हम लोगों से आप एड लेते रहे।
क्लिंटन ने, मिसेस क्लिंटन ने क्या कहा उनको? यही कहा कि आप अगर सांप पालते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ दुश्मनों को काटेंगे, वक्त आएगा वो आपको भी काटना शुरू करेंगे। लगातार सब कोई पाकिस्तान को कहता है। तो पाकिस्तान जो है पूरे विश्व भर में एक, मैं कहूंगा कि पूरा आतंक का गढ़ बन चुका है। जब तक पाकिस्तान आतंक को नहीं छोड़ेगा, और वो आतंक 1947 से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने आतंक का सहारा लिया। पूरे विश्व में देश के पास फौज होती है, फिर पाकिस्तान में ही है फौज के पास पूरा देश। और यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज लगातार आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि सुधार होगा नहीं, सुधरेंगे नहीं। अब जबकि इनके अपने नेता इस बात को स्वीकार रहे हैं, ये इसी का नतीजा है कि कभी स्वीकारते नहीं कि ये सारी चीजें चल रही हैं, और इसीलिए अब टूटने के कगार पर वापस फिर से पहुंच गया है। अब 71 दोहरा सकता है, ये खुद इन्हीं के नेता कह रहे हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इस वक्त